नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। मैं माफ़ी चाहता हूं कि डे 05 जो वकैब की है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं थी। बीच बीच में कई बार क्या होता है कि हम कोई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़ोर शोर पे ये कहते हैं कि आप अपन रेगुलर चलेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाला भी थोड़ा बहुत आपका डिले कराता है। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। 90 क्लासेस में हम लोग कवर करने वाले हैं 9000 वर्ड्स। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपका डे 05 और आज भी हम कवर करेंगे 100 वकैब। और 100 वकैब का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे डे पे वो ऐसा होता है कि हम 20 वन वर्ड पढ़ते हैं, ईडियम 10, वर्ड सीरीज 50-60, फिक्स प्रीपोजिशन 5, फ्रेजल वर्ब 5 और होम फोन्स 3। मुझे पता है अपने से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे होंगे देखने के लिए, और फिर अगर एक दिन का भी डिले हो जाए तो उस वक्त वो भी अपना समय बर्बाद करते हैं। तो कभी अगर क्लास आने में 1-2 दिन डिले भी हो जाए तो ऐसे केस में आपको रिवीजन का मौका मिल जाता है। और 90 दिन की क्लास हो सकता है आप 100 दिन में या 120 दिन में पूरा कर पाओ, लेकिन वो भी अपने आप में एक बहुत विन विन सिचुएशन होता है। अगर आप 4 महीने में भी 9000 वर्ड्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो मुझे लगता है कि बहुत सही समय में आप इसे कंप्लीट कर पाते हो। रिवीजन का एक पूरा प्रॉपर थोड़ा सा गैप मिलने से रिवीजन का एक टाइम मिल जाता है। उस वक्त अगर आप इस चीज़ को रिवाइज करने पे चले जाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को ये शक होगा कि सर ये सीरीज़ पूरी होगी कि नहीं होगी। तो ये सीरीज़ 90 दिन तक पूरी होगी। थोड़ा बहुत बीच में डिले हो सकता है, लेकिन सीरीज़ ये पूरी होगी। मैं पूरे 90 क्लासेज आपको पढ़ा के जाऊँगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और ये पूरा सीरीज मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और स्पेशली वो ये सोचते रहते हैं कि वो कैप कैसे बिल्ड करें, और वो बहुत बड़ा जो है पेन होता है उनके लिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलो आज की क्लास कंटिन्यू किया जाए। और आज की क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा नया है तो सीरीज को सीक्वेंस से देखें। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 पहले कंप्लीट करें और डे 5 पे चले। अब जब डे 5 आप कर रहे होगे, अगर आपने प्रॉपर रिवीजन किया होगा तो 100-125 वर्ड्स ऐसे होंगे, क्योंकि गैप मिलने की वजह से 100 से लेकर 150 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको भूल रहे होंगे, जो प्रॉपर याद नहीं हो पाए होंगे। बाकी 400 में आप देखोगे तो तकरीबन 250 से लेकर 300 शब्द अगर आपने सही से मेहनत की होगी तो याद हो गए होंगे। 100 से लेकर 150 शब्द अभी तक पिछले क्लासेस से आपको नहीं याद हो पाएंगे। इनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये समझना है कि ये हमारा एक दिमाग है जिसके अंदर एक भूलने का वाला छेद है। इस छेद से चीज़ें भूल जाती है। तो यहाँ पे एक इंजीनियर बनने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे एक पाइपलाइन लगाइएगा जिससे रिसाइकिल हो, ताकि चीज़ें फिल होती रहे। मतलब हम इसको रिवीजन का नाम देते हैं, और जब हम इसको रिवीजन का नाम देते हैं इसका मतलब है ये जो 100-150 शब्द भूल रहे हैं इनको आप रिवाइज करके पहले अपने दिमाग में डालिए, और साथ में ये जो 250-300 शब्द याद हो गए हैं इनको भी बीच बीच में रिवाइज करते रहिए, ताकि ये ना भूल जाए। पता चला कि नई चीज़ें बकेट में ऐड कर रहे हो, पुरानी चीज़ें बकेट से आपके बाहर निकल जा रही है। तो नई चीज़ ऐड करने से पहले ये जो आपने पढ़ रखा है इनका प्रॉपर सिस्टमेटिक रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रेगुलर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आपको तकरीबन 1 घंटे से लेके 1 घंटे 10 मिनट के आसपास का जो है दिन का टाइम आपको रखना चाहिए इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए, जिसमें से 40 मिनट आप इस वीडियो में खर्च करने वाले हैं 1.5x 1.2x के मोड पे, और 30 मिनट के आसपास आप रिवीजन में खर्च करने वाले हैं। रोज़ सुबह उठ के अगर 1 घंटा 10 मिनट आप अगर वो कैब को देंगे तो 3 महीने के अंदर, 3.5 महीने के अंदर आप वो कैब 9000 सारी की सारी याद कर पाएंगे, और परमानेंटली आपको याद भी रहेगा। एक बार आप जब इसे याद कर लोगे ना तो सिर्फ आपको रिवाइज करना रहता है, सिर्फ रिवाइज करना, सिर्फ रिवाइज। इन 9000 वर्ड्स के बियॉन्ड आपको जाके कुछ पढ़ाई नहीं करना होता है। इतने में आपका एग्जाम का सारा वो कैब फंस जाता है। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में 1 वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 1 वर्ड है हमारे पास जो है इररेसिस्टिबल कार्विंग फॉर ए एल्कोहलिक ड्रिंक्स। कार्विंग मतलब जब आप कार्व करते हो इसका मतलब होता है ललक लगती है। अगर हम हिंदी भाषी बच्चे इसको समझे कि जैसे हम कहते हैं ना कि अंग्रेजी में बोलते हैं कार्व कर रहे हैं, और हिंदी में कहते हैं जैसे हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तो अंग्रेजी में इसके लिए बोलते हैं कार्व करना। तो इररेसिस्टिबल कार्विंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, अगर आपको बहुत ऐसी लत लगी हुई है, जैसे होते हैं ना कि शाम को 5 बज गए, पीने वाले, अब वो सामने वाले पौवा वाली दुकान दिख रही है जो है जहाँ पे माधुरी मिलती है। माधुरी मतलब आप ये वो माधुरी मत देखिएगा कि माधुरी दीक्षित वाली बात हो रही है। ये ब्रांड है, लोकल ब्रांड है, देसी ठर्रे की। तो पता चला कि जैसे मान लीजिए कि जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक जैसे मान लो रिक्शा चला रहे हैं, तो रिक्शा चलाने के बाद क्योंकि उनकी अर्निंग कम होती है तो उनको अल्कोहल कौन सा पिलाया जाएगा? बड़ी वाली विस्की, ब्रांडी, रम, ये सब नहीं पिलाया जाएगा। तो उनको जो पिलाया जाता है उनके लिए एक अलग से लोकल ब्रांड बनाई जाती है जो 60 रुपये का पौवा आता है। तो वो थकावट को दूर करने के लिए जाके वो अल्कोहल पीते हैं। और जब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता आता है उनका अल्कोहल पीने का, तो फिर उसके बाद जैसे ही शाम होता है उनके अंदर से वो लत बाहर से आने लगती है, जिसको वो रजिस्ट नहीं कर पाते। रजिस्ट करने का मतलब है जिसको वो रोक नहीं पाते हैं। समझ में आई बात?
तो वही बात पूछा जा रहा है कि इररेसिस्टिबल, जिसको रजिस्ट ना किया जा सके, और ऐसी कार्विंग किसके प्रति? अल्कोहलिक ड्रिंक्स के प्रति, उसको क्या बोलते हैं? तो डिप्सोमनिया बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? शराब की लत, शराब की लत बोलते हैं। अब अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमने एक और शब्द पढ़ा है, एडिक्ट, जिसको नशेड़ी बोलते हैं, वो भी एक तरीके का लत ही है। तो डिप्सोमनिया का एडिक्ट एक सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन में। तो ये बहुत आपके एग्जाम में आता है, कई बार रिपीट हो गया, तो इसे याद रखिएगा। समझ में आई बात? अब अगले वन वर्ड की तरफ चलते हैं। डेकोरेशन कंसिस्टिंग ऑफ एन ओपन पैटर्न ऑफ इंटरलैकिंग रिप्स, जिसको बोलते हैं ट्रेसरी। अब ट्रेसरी आप बोल रहे हो, गार्नर करना, आपने एक शब्द पढ़ा था जिसपे आप फूड गार्नर करते हो, फूड गार्नर करते हो, फूड को सजाते हो। वैसे यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हो, और डेकोरेशन में किस तरीके का डेकोरेशन कर रहे हो कि कंसिस्टिंग ऑफ एन ओपन पैटर्न, कि एक ओपन पैटर्न हो आप किस भी इंटरलैकिंग रिब्स की, किस चीज की? रिब्स की जो हो, जो एक दूसरे से कनेक्टेड रिब्स हो, उनका क्या करते हैं? उनका एक ओपन पैटर्न हो जिससे डेकोरेट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रेसरी। और बात जब आती है हिंदी में क्या कहोगे, तो हिंदी में सजावट बोलते हो। जब गार्नर करते हो तो उसको भी आप फूड को सजाते हो। यहाँ फूड नहीं सजा रहे हो, यहाँ पे रिब्स के क्या कर रहे हो? इंटरलैकिंग पैटर्न को ओपन फॉर्म में जो है डेकोरेट कर रहे हो। एक होमवर्क मैं आपको यहाँ से देना चाहूंगा, क्योंकि इस चीज को समझाते वक्त एक शब्द यहाँ पे आया, रिब्स। मैं चाहूंगा कि जो बच्चा ये सीरीज मेरे साथ कंटिन्यू कर रहा है, बीच बीच में कई बार क्या होता है कि एक आध शब्द ऐसे होते हैं जो मैं आपको एज ए होमवर्क में दे देता हूं, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है पढ़ाई करने का, ताकि आपको गूगल करने आना चाहिए, ठीक है ना। तो रिब्स का आप गूगल करके मीनिंग निकालिएगा, या जिन बच्चों को रिब्स का मतलब पता है नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रिब्स का मतलब क्या है। जैसे आप रिब्स का मतलब जानेंगे, आपके मन के अंदर से ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट का क्लियर पिक्चर और क्लियर छवि आ जाएगी, ठीक है ना। अब बोलोगे सर आप ही बता दो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको अपने से भी सीखना पड़ेगा। फिर अगली बात देखते हैं, ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस। ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था। पैनासिया होता है जिसको हम रामबाण बोलते हैं, ठीक है ना। रामबाण नहीं बोलते हैं, हिंदी लिखा हुआ है रामबाण बोलते हैं, रामबाण। कि एक ऐसा रेमेडी, एक ऐसा इलाज जो किसी भी डिजीज के लिए काफ़ी हो, उसको क्या बोलते हैं? पैनासिया बोलते हैं। और ये बहुत वैसा वाला वन वर्ड है जो हर साल पूछा जाता है। तो पैनासिया तो याद रखिएगा, पैनासिया का मतलब होता है रामबाण। फिर उसके बाद अगला है समथिंग दैट इज पॉइजनस एंड अनहेल्दी। कोई ऐसी चीज जो पॉइजनस हो, जो जहरीला हो या अनहेल्दी हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको टॉक्सिक बोलते हैं, विषाक्त बोलते हैं। तो टॉक्सिक जो है पॉइजन का सिनोनिम्स हो सकता है। क्या हो सकता है? सिनोनिम्स हो सकता है। तो टॉक्सिक कई बार आपके एग्जाम में आया है, और जिसके लिए लाइन जो आई है वो है समथिंग दैट इज पॉइजनस, वो चीज जो पॉइजनस हो, जो जहरीली हो या फिर अनहेल्दी हो। अगला है द वर्शिप ऑफ आइडियल्स और इमेजेस। पूजा करना, मूर्ति का पूजा करना या इमेज का पूजा करना। घर में मूर्तियां होती है या भगवान का पिक्चर होता है जिसको हम पूजा करते हैं। तो हिंदी में अगर पूछेंगे कि इसको क्या बोलते हो, तो आप बोलते हो कि मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजा करने वाला, ठीक है ना। तो आइडोलेट्री इसका इंग्लिश का वर्ड होता है। एक होता है आइडियल, एक होता है आइडल। आइडल मतलब मूर्ति, और आइडल्ट्री का मतलब हो गया कि जो मूर्ति का पूजा करता है। मैं अपने समय जब मैं तैयारी कर रहा था 15-16 के दौरान, 2015-16 के दौरान, बहुत ही ख़राब अंग्रेजी थी यार, प्रोनाउंसिएशन ख़राब, पढ़ने में दिक्कत। तो अपन ना बहुत कायदे से स्पेलिंग याद करने के लिए ऐसे पढ़ता था, आइडोलेट्री, ऐसे ही याद कर लो। मैं हिंदी भाषी बच्चों के लिए बोलना, मैं यहाँ आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं सिखाऊंगा। मैं मतलब वो वाला टीचर नहीं हूँ जो आपको ऐसा भाषण और ज्ञान देना पसंद करूँगा कि मैं आपको सिखाऊं। यार देखो, हमारे लिए दो बड़ी प्रॉब्लम है, बेस प्रॉब्लम है। एक तो इनको याद करना, और दूसरा इनकी स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि स्पेलिंग चेक में भी आता है। तो उस टाइम पे अपन ने ये काम किया था कि पहले अपन तो इसको याद कर ले, जिससे अपन स्पेलिंग याद रख पाएँ, क्योंकि अपना बचपन बड़ा ख़राब हो रखा है यार। तो आइडोलेट्री, इससे हमें डीओ से डो सिखाया गया था, ठीक है ना। तो आइडोलेट्री ऐसे याद करने से अपनी स्पेलिंग याद हो गई। फिर अपन ने क्या किया, आइडोलेट्री, इससे स्पेलिंग हमेशा याद रह जाता था। तो यार मैं मतलब वही तरीका सिखाऊंगा जो मैंने खुद सीखा है, जो मेरे काम आया है। मतलब मैंने 17-18 हज़ार वोकैब याद किया था अपने समय में, और मेरे को हमेशा याद रहता था। कोई भी शब्द बोलो उसकी हिंदी मीनिंग निकल आती थी, कोई भी शब्द बोलो उसका पूरा का पूरा स्टेटमेंट निकल आता था उस टाइम पे। मतलब इतना रट के बैठा हुआ था। अब तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, और कई बार क्या होता है, अब तो ऐसा होता है कि मान लो पढ़ाने आपको आना होता तो एक बार देख के भी आ जाते हैं कि चलो वही देख के चलते हैं जो है। इसके बाद अगर अगले वन वर्ड की बात करें, ए प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। एक ऐसी जगह जहाँ पे नन्स
क्या करते हैं, रहते हैं और काम करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं या मठ बोलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे अपने गांव और देहात से आते हैं, जिसमें मैं खुद भी आता हूँ। तो जब मैं अपने समय में ये पढ़ रहा था तो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ क्या, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया कि नन क्या होते हैं, नन क्या होते हैं, मेरे को नहीं पता था। अब जैसे मान लो आज के समय में नेटफ्लिक्स का ज़माना है, आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो नेटफ्लिक्स में अगर मूवीज़ देखना जाओगे तो उसमें ज़्यादातर देखोगे तो एक इस तरीके का मठ दिखाई देगा। मठ हिंदी में समझ में आता है रहने का प्लेस। तो एक प्लेस होगा जिसमें ज़्यादातर लोग होते हैं जो काले कपड़े पहने रहते हैं, काले कपड़े पहने रहते हैं और फिर वहीं पे पूजा करते हैं, वहीं पे रहते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि नन्स एक वैसे लोग हैं जो कहीं पे रहते हैं, वर्क करते हैं, उनके लिए जो जगह होती है वर्शिप की, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेंट बोलते हैं, मठ बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे लिए जो हमारे पंडित लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो कहाँ, मंदिरों के पास रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं। वैसे ही नन कहाँ पे रहते हैं, नन रहते हैं कॉन्वेंट में, जिसको मठ बोलते हैं। इसके बाद है कैपेबल ऑफ मूविंग, बेंडिंग और कंट्रोलिंग ईजिली। मतलब एक कोई ऐसी चीज़ जिसे आसानी से मूव किया जा सके, जिसे आसानी से बेंड किया जा सके और जिसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके, उसको हिंदी में हम लचीला बोलते हैं। तो जब हम लचीला हिंदी में बोलते हैं तो सब समझ में आता है, दिमाग में लचीला है भाई, मुड़ जाएगा, खिंच जाएगा, कैसा हो जाए, क्योंकि वो लचीला है। लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए सही शब्द क्या है, लिम्बर, LIMBER। ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, याद रखिएगा ये शब्द, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ। लिम्बर, लिम्बर का मतलब क्या है। और इसके लिए दूसरा अगर सिनोनिम्स अगर आप देखना चाहोगे तो फ्लेक्सिबल बोल सकते हो। फ्लेक्सिबल इसका दूसरा सिनोनिम हो सकता है। फ्लेक्सिबल का मतलब जो फ्लेक्सिबल है, जो घूम सकता है, मूव कर सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो कैपेबल ऑफ मूविंग, बेंडिंग और कंट्रोलिंग इजिली, ये क्या होता है, लचीला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिम्बर। तो आज से याद रख सकते हो कि हम हिंदी में लचीला बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, लिम्बर बोलेंगे। अगला है वन हु डिस्ट्रॉय इमेज और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स। वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अट्रैक्ट पॉपुलर बिलीव, मतलब एक ऐसा आदमी जो इमेजेस को डिस्ट्रॉय करता है, या फिर जो पुराने या बहुत ऐसे समय है जो सिद्धांत है, जो विश्वास है हमारे समाज में, जिसके ऊपर वो अटैक करता है, तो उसको आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। और इसको हिंदी में मूर्ति भंजक बोलते हैं, इसको मूर्ति भंजक बोलते हैं। और ये आइकोनोक्लास्ट आपके एग्जाम में इतनी बार आया है कि पूछो मत। हिंदी में याद करना आइकोनोक्लास्ट बहुत आसान रहता है, मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस को देखिएगा, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस, जबकि यहां पे देखिएगा द वर्शिप ऑफ आइडियल्स और इमेजेस। तो वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और आइडियल्स और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ, अगर ये यहां पे साथ में लिख देते हैं, इमेजेस, आइडियल्स, ठीक है ना। क्या क्या करना है, इमेज को करना है, आइडियल्स को करना है, ठीक है ना। वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस, आइडियल्स और अटैक पॉपुलर बिलीफ्स, उसको क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक बोलते हैं उसको। एक होता है मूर्ति पूजक, और मूर्ति पूजक को ऊपर अपन ने क्या बोला, आइडोलेट्री, और मूर्ति भंजक को क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। तो ये दोनों आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, मतलब अगर इनकी गिनती करो तो शायद ही गिनती कर पाना मुश्किल है कि कितनी बार आया हुआ है। इसके बाद आती है फीडिंग ऑन फूड मेड ऑफ बोथ प्लांट एंड फ्लेश। जो प्लांट और फ्लेश दोनों से बने हुए फूड को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्वभक्षी, जिसको बोलते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, ओमनी सबके लिए आता है, तो ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वभक्षी। अगला है ए वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। देखो ये आपने तो सुना होगा कि एक आदमी है जिनकी 3-3 बीवियां हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक औरत हो जिसके पास जो है एक से ज़्यादा हस्बैंड हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एग्जांपल बताओ कि एक ऐसी महिला जिसके एक से ज़्यादा हस्बैंड हो सेम टाइम पे, तो आपको याद आएगा जो है महाभारत की कथा, जिसमें द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पांडव उनके पति हुआ करते थे। तो ऐसे में उनको क्या बोलते हैं, बहुपति प्रथा, पॉलीएंड्री बोलते हैं। तो ए वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एंड एट द सेम टाइम, ये क्या बोला जाता है, पॉलीएंड्री, बहुपति प्रथा, जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा पति को रख सकते हैं। आज के समाज में तो संभव ही नहीं है। आज के समाज में तो ये भी संभव नहीं रह गया है कि आप एक से ज़्यादा पत्नियाँ रख सकें। जो है अभी आपको पता है कि जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा होता था कि उनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ हुआ करती थी, तो फिर उस पर जो है एक लॉ बनाया गया कि नहीं, यहाँ आप ये नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए। तो याद रखना है क्या है, पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुपति प्रथा, बहुत ज़्यादा पति रखने की प्रथा को क्या बोलते हैं, पॉलीएंड्री बोलते हैं। ए डेन फॉर ए स्मॉल एनिमल। देखो डेन अपने आप में ही आपके एग्जाम में आता है और फिर लिखा हुआ है डेन फॉर स्मॉल एनिमल, एक छोटा सा घर। डेन मतलब छोटा सा घर,
और छोटे से घर के लिए छोटे से एनिमल के लिए छोटा सा घर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हच, HUTCH, हच मतलब पिंजरा। डेन भी अपने आप में पिंजरा है, तो डेन और हच दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो ये स्टेटमेंट एक बार आपके एग्जाम में आया है, डेन फॉर स्मॉल एनिमल्स, तो आप इसको रट्टा मारिएगा, इसको क्या बोलते हैं? हच बोलते हैं। इसके बाद अगर अगला बात करें, टू टेक बैक, विड्रॉ और रेनाउंस, किसी चीज को वापस लेना, विड्रॉ करना, रेनाउंस कर लेना जो है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड, फिर जाना, वापस लेना, रिकॉर्ड। तो ये शब्द, ठीक है ना, टू टेक बैक ये आपका एक फ्रेज हो गया, विड्रॉ ये दूसरा शब्द हो गया, ये तीसरा शब्द हो गया। तो ये और ये सिनोनिम्स है, और ये फ्रेज भी इसके साथ सेम मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखोगे एज ए फ्रेज ये इस्तेमाल किया जा सकता है, एज ए सिनोनिम्स एंटोनिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका वन वर्ड कैसे बनाया गया है। तो रिकांड की अगर मीनिंग पता होगी, हिंदी मीनिंग पता होगी कि इसका मतलब होता है फिर जाना या फिर वापस ले लेना, तो आपको हमेशा ये याद रहेगा कि इसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फ्रेज की मीनिंग में भी सॉल्व कर सकते हो। अगला वन वर्ड है आज का हमारा, द हैबिट ऑफ ऑलवेज एडमायरिंग वंसवेल, अपने आप का हमेशा जो है एडमायर करना। ये हिटलर का नाम सुना है आपने? हिटलर हमेशा अपने आप को एडमायर करता था, उसको लगता था कि वही सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरीके का जो भरोसा होता है उसको क्या बोलते हैं? अहंकार बोलते हैं, या हिंदी में अहंकारवादी बोल सकते हैं, या नार्सिसिज्म बोलते हैं। ये एक थॉट और बिलीव होता है जिसमें कोई एक सिंगल आदमी अपने आप को ही सबसे ऊपर मानता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और उसके द्वारा किया गया सारा काम जो है वो सब सही होता है। तो बोलते हैं ना नार्सिस्ट बिलीवर्स, तो हिटलर को हमेशा बोलते हैं कि वो नार्सिस्ट था। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने आप की सुनता था, अपने आप को एडमायर करता था, वो जो कह रहा है वही सच है, उसके सिवा दूसरा जो काम कह रहा है वो बिल्कुल सच नहीं है। और इस तरीके की थॉट जो है कभी भी सही नहीं होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिज्म बोलते हैं। नार्सिसिस्ट बोलते हैं वो जो बंदा होता है जो इस तरीके का विश्वास रखता है, जो पर्सन होता है। और नार्सिसिज्म होता है इस तरीके के विश्वास को कहते हैं, इस तरीके के हैबिट को कहते हैं। फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स अगला है, तो इसको बोलते हैं टॉर्टुअस, कपटपूर्ण। टार्टुअस का मतलब होता है कपटपूर्ण, फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न, जिसके अंदर पूरी तरीके से जो है ट्विस्ट हो, टर्न्स हो, इसका मतलब है कपटपूर्ण होगा, चीटिंग हो रही होगी उसमें। अगला है वन हु डिजर्ट्स हिज प्रिंसिपल और बिलीव, वो ऐसा आदमी जो अपने खुद के भरोसे को या विश्वास को डिजर्ट कर दे। डिजर्ट करने का मतलब है छोड़ दे। तो उसको क्या बोलते हैं? रेनिगेट बोलते हैं, जिसको स्वधर्म त्यागी बोलते हैं। तो मैं हमेशा इसका हिंदी ही याद करके बैठा हुआ था, रेनिगेट। इसका मतलब हो गया स्वधर्म त्यागी, जो अपना धर्म त्याग दे, अपने विश्वास को त्याग दे, अपने प्रिंसिपल्स को त्याग दे, अपने सिद्धांत को त्याग दे। इसके बाद आया प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन। जो प्रॉपर्टी है अगर पर्सन के डेथ होने के बाद अगर ट्रांसफर हो तो उसको क्या बोलते हैं? विरासत बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। कि ऊपर से आया, हमारे पास आया, दादाजी मर गए तो पापा के पास आया, पापा मर गए तो हमारे पास आया। तो डेथ के बाद जब प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र होती है तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं, विरासत। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं। ये बहुत ऐसा है जो याद रखना, कई बार आप लॉ जियोग्राफी में फंसोगे, लेकिन ध्यान रखना कि लैंग्वेज के साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं, भाषा विज्ञान बोलते हैं। ये अपने आप एक अलग है जो रिदम के साथ नहीं जाता है, क्योंकि हम ज़्यादातर पढ़ते हैं लॉजी शब्द लगा होता है जब हम बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी या स्टडी ऑफ समथिंग, तो ये आपको सफिक्स देखने को मिलेगा, या ग्राफी आपको सफिक्स देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है लैंग्वेज की, इसके साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक बोलते हैं। और मुझे याद है कि इसे याद करने में मुझे बहुत लंबा समय लगा था, तो मैंने क्या काम किया था, अपने पास इसको अलग से नोट कर लिया था, हर रोज़ इसको पढ़ता था, हर रोज़ रिवाइज करता था। फिर बाद में पता चला कि यही मुझे याद रह गया, बाकी चीज़ भूल गए। जिसको जितनी बार आप देखोगे, जिसको जितनी बार आप रिवाइज करोगे, वो उतना ही ज़्यादा आपको याद होता जाएगा। अब कई बार ये होता है कि जब आप वोकैब पढ़ते हो, बहुत सारे टीचर आपको वोकैब पढ़ाते हैं, वो तरीके आपको सॉल्व कराते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मेरे सीरीज़ का गोल क्या है। मेरे सीरीज़ का गोल सिर्फ इतना है कि मैं आपको 100% कंटेंट ऑर्गेनाइज तरीके से दूं और एक बार सारे वोकैब को समझा दूं बस। और एक बार आप इसे सुन लो, फिर ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। वन हु बिलीव्स इन दैट गेनिंग प्लीजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। क्या कह रहा है? वन हु बिलीव, एक ऐसा आदमी जो विश्वास करता है कि सुख लेना, गेनिंग प्लीजर, सुख लेना, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, कि जिंदगी में सुख लेना ही सिर्फ एक अकेला काम है। तो उसको बोलते हैं सुखवाद, या अंग्रेजी में बोलते हैं हेडोनिस्ट। क्या बोलते हैं? हेडोनिस्ट। एन एक्टर
ऑफन ह्यूमरस, एक ऐसा एक्टर जो हमेशा मजाकिया होता है, जैसे कपिल शर्मा, उसको क्या बोलते हैं? थेस्पेन, नाटकीय बोलते हैं। अब पेन तो आपको याद रहता है, अब जो एक पेन आपने स्पेलिंग देखी, ये वाला पेन होता है। अब ये पेन देखो जरा, इन दोनों के स्पेलिंग में कितना फर्क है, PAIN और PIAN। अब अगर इससे रिलेट करोगे, अब इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, कई बार अपन पढ़ते हैं तो जल्दबाजी में ऐसे बोलते हैं, तो आप इसको थेस्पियन बोल सकते हो ना, थेस्पियन, TEHSPIAN, थेस्पियन। इसका मतलब होता है नाटकीय। अब इसको याद कैसे रख सकते हो? याद ऐसे रख सकते हो, देखो अपनी स्टेटमेंट तो पढ़ लिया ना, एन एक्टर ऑफ एन ह्यूमरस, एक ऐसा एक्टर जो हमेशा मजाक करता रहता है। तो पिक्चर क्या आएगा? कपिल शर्मा का शो सभी देखते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हो कि जो कपिल शर्मा है ना वो थेस्पियन है। अभी तो आप कॉमेडियन पढ़ रहे थे, यही जान रहे थे ना कपिल शर्मा क्या है, कॉमेडियन है। तो अगर आपको किसी एक्टर को देखना हो जो कैसा हो, जो मजाकिया हो, ह्यूमरस का मतलब मजाकिया होना, इसका हिंदी मतलब होता है मजाकिया होना। अब फिर इसके बाद आप तुरंत अपने दिमाग में क्या ले जाओ? कपिल शर्मा। फिर जैसे ही कपिल शर्मा आता है तो आपको पता चलता है कि ये क्या है, ये कॉमेडियन है, ये कॉमेडियन है, ये कॉमेडियन है। अब आप क्या कह सकते हो? ये कॉमेडियन नहीं है, थेस्पियन है। ये हो गया थेस, और PN का मतलब PIAN। अब स्पेलिंग भी याद हो गया, THES, थेस्पियन है। तो कपिल शर्मा को आज के बाद जो है आप कॉमेडियन भी बोला सकते हो, थेस्पियन भी बुला सकते हो। इससे आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा कोरिलेट करोगे तो। याद करते वक्त यही सब काम करना पड़ता है, तभी आप चीज़ों को, मतलब तभी आपके अंदर वो सारी चीज़ें जा पाती है। क्योंकि एक बार आप उसे समझ गए ना, 3-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाती है। जब चीज़ें समझ में नहीं आती है, जब दिमाग उसको कनेक्ट नहीं कर पाता, तो याद करने में बहुत दिक्कत होती है। अगला है एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब एक ऐसा बंदा जो बर्ड्स के साइंटिफिक स्टडी में बेहतर होता है। तो ऑर्निथो एक शब्द है जो है, जो पक्षी से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। और फिर हम अध्ययन की बात कर रहे हैं तो ऑर्निथो में लॉजी जोड़ेंगे तो ऑर्निथोलॉजी बन जाता है, जो पक्षी विज्ञान बोला जाता है। अब एक्सपर्ट्स इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी होता है। अब यहाँ पे एक और बात बताऊं, ऑर्निथोलॉजी जो शब्द है इसका मतलब होता है पक्षी विज्ञान। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो वो बंदा जो पक्षियों का साइंटिफिक स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। जब हम सिर्फ लॉजी लिखते हैं तो अध्ययन बोलते हैं, जब लॉजिस्ट लिख देते हैं इसका मतलब वो बंदा जो ये अध्ययन कर रहा है। समझ में आई बात? चलो आगे चलते हैं। अब हमारा वन वर्ड जो 20 है वो आज की डेट का ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे इडियम्स की, और इडियम्स देखते हैं। गो थ्रू फायर एंड वाटर, ये हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी भी परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। फायर एंड वाटर्स मतलब आग में भी जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, कुछ भी कर जाएंगे। तो अंडरगो एनी रिस्क, मतलब किसी भी रिस्क में आप जाने के लिए रेडी हो। जरा इनका इस्तेमाल देखो, दे वर ऑलवेज रेडी टू गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर द सेक ऑफ देयर फ्रेंड्स, मतलब वो हमेशा फायर एंड वाटर में जाने के लिए, किसी भी रिस्क में जाने के लिए तैयार करते हैं अपने दोस्तों की खातिर। ये बहुत आसान भी है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आसानी से याद भी हो जाता है। एक होता है टॉकिंग थ्रू हैट। टॉकिंग थ्रू हैट इसका मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है? अब इसको तरीका, एक तो हम बोलते हैं ना कि मुंह से बात कर रहे हैं, लेकिन हम टोपी से बात कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं बनता ना, फिर तो बकवास वाली बात हो गई है। तो टॉकिंग टू हैट का मतलब है बकवास बात करना, नॉनसेंस वाली बात करना। नथिंग ऑफ व्हाट ही सेड मेड सेंस, ही वॉज टॉकिंग थ्रू हिज हेड। जो भी उसने बोला उससे कुछ भी सेंस नहीं मिल रहा है, और वो क्या है, वो मतलब हेड से बात कर रहा है, मतलब वो नॉनसेंस बकवास बात कर रहा है। और ये याद हो जाएगा आसानी से। मैं बताता चलता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आसानी से याद हो जाती है, कौन कौन से इडियम ऐसे होते हैं जो आसानी से याद नहीं होती, कई बार रिवीजन के बाद भी। पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना या सहन करना। ये एक ऐसा शब्द है जो आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी देखने को मिलेगा। तो पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना या बर्दाश्त करना। देखना, सी पुट अप विथ हिज वायलेंट टेम्पर, उसने जो है बर्दाश्त किया अपने वायलेंट टेम्पर को। बाई फिट्स एंड स्टार्ट, ये बहुत आपके एग्जाम में आता है। आई थिंक कि 200 दफ़ा ये यूज़ हुआ होगा आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में।
इसका मतलब होता है अनियमित रूप से, इरेगुलरली। आप लगातार जब कोई काम नहीं करते हो या जब कोई काम आप फिट से स्टार्ट करते हो, मतलब आप इरेगुलर काम करते हो। तो जब भी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या वोकैब सीरीज देख रहे हो, तो डोंट फॉलो द सीरीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट, मतलब आज फॉलो कर रहे हो कल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये मत करो। जब भी फॉलो कर रहे हो तो इसे रेगुलरली करो, इरेगुलरली मत करो। इफ़ यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट यू विल नेवर अचीव मच। अगर आप फिट्स एंड स्टार्ट में अगर काम कर रहे हो, मतलब इरेगुलर काम कर रहे हो, तो आप कभी भी सफलता अचीव नहीं कर पाओगे, या जो आपको चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने में या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने में या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में जो फेलियर आता है सबसे बड़ा, वो दो तरीके का फेलियर आता है। एक फेलियर इस वजह से आता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, ठीक है ना, आप लगातार नहीं पढ़ रहे हो। और दूसरा चीज़ है कि कंटेंट सिलेक्शन, अगर कंटेंट सही से सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो आप जो है लगातार मेहनत करके भी फेल हो जाओगे। इसमें एक और पढ़ाई करते वक्त ध्यान रखना होता है, रिवीजन का प्रोसेस। रिवीजन का प्रोसेस अगर आपका अच्छा नहीं है, अगर समझदारी से आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। रिवीजन हमेशा मान के चलो कि आपके आगे पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन आपका की रोल है। आप देखोगे कि लगभग हर बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है वो आपको समझाता हुआ चला है कि रिवीजन 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 रिवीजन। मैंने पूरे दौरान अपने सिलेक्शन के बाद जो है यही सिखाया है कि रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाओगे। कई बार बच्चा बोलता है सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, मैं पढ़ जा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप आगे पढ़ रहे हो पीछे भूल रहे हो, तो डिप्रेशन में आना चालू जाते हैं, स्कोर नहीं बनेगा। कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, प्रॉपर रिवीजन लो, वो बहुत ज़रूरी है। तो चलो आगे चलते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, ये ऐसे भी आता है रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन को मैं हमेशा से B/W लिखता हूँ, बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन का मतलब है कि बहुत ध्यान से दो लाइनों के बीच में पढ़ो। अब ध्यान से लाइनों के बीच में पढ़ने का मतलब क्या है, सावधानी से हर छोटे छोटे जो है चीज़ को ध्यान देना है, पढ़ना, इसका मतलब यही निकल के आता है। तो अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग, ये इस्तेमाल तब किया जाता है जब बोलते हैं कि प्लीज़ रीड बिटवीन द लाइन्स, तो मतलब आप उसकी हिडन मीनिंग भी समझने की कोशिश करो, ये इसीलिए इस्तेमाल होता है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, आई वुड से ही इज़ नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन। अगर मैं मतलब गहराई से समझने की कोशिश करूँ तो मतलब वो इस सिचुएशन से खुश नहीं है, वो इस सिचुएशन से खुश नहीं है। तो हिडन मीनिंग समझने के लिए ये ईडियम इस्तेमाल किया जाता है आपके सेंटेंसेस के अंदर, और ये तकरीबन 250 से 300 दफ़ा आपके एग्ज़ाम में पूछा गया होगा। मैं पहले से बता देता हूँ, ये सारा PYV है, PY प्रीवियस ईयर वोकैब है, ध्यान रखना। ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर वोकैब है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें से आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। प्योर कलेक्शन है PYV का, प्रीवियस ईयर वोकैब का। 1999 से लेके अभी तक जितना भी पूछा गया, ये भी नहीं है ऐसा कि 5 साल का है, मैंने सब कवर कर रखा है। 9000 शब्दों के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, सब आपका कवर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। गेट द सैक। गेट द सैक का मतलब होता है बर्खास्त होना, जो है डिसमिस्ड फ्रॉम ए जॉब। जब हम किसी को गेट द सैक करते हैं मतलब उसको बर्खास्त कर देते हैं। सी गॉट द सैक फॉर ऑलवेज बीइंग लेट, वो हमेशा लेट होती थी इसलिए उसे बर्खास्त कर दिया गया है। गेट द सैक मिल गया उसे, ठीक है ना, सी गॉट द सैक। प्रॉस एंड कॉन्स, पक्ष विपक्ष, ये बहुत कॉमन सा फ्रेज है जो सब बच्चा जानता होगा। हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ भी काम करने से पहले उसके प्रॉस एंड कॉन्स देख लो। कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स वी शुड हियर ऑल द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द मैटर बिफोर वी मेक ए डिसीजन। हमें डिसीजन बनाने से पहले प्रॉस एंड कॉन्स मतलब पक्ष विपक्ष या सारी चीज़ें सुन लेनी चाहिए। तो ये बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। बाई लिप्स एंड बाउंड्स, ये आपके एग्जाम में भी ऐसे 250-300 बार पूछा गया है। बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना। हर हेल्थ इज इंप्रूविंग बाई लिप्स एंड बाउंड, मतलब उसका जो हेल्थ है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बहुत ही प्यारा जो है ईडियम है, जो इतना ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पूछो मत मेरे से कितनी बार पूछा गया है। इन द गुड बुक्स, इन द गुड बुक्स होने का मतलब है कि जैसे मैं बोलूँ आई एम इन द गुड बुक्स ऑफ माई फ्रेंड, तो मैं उसके अच्छी किताब में हूँ, मतलब वो मेरे ऊपर भरोसा करता है। इन द गुड बुक्स होने का मतलब इन फेवर विद बॉस या इन फेवर विथ समवन, जरूरी नहीं बॉस है, इन फेवर विथ समवन भी हो सकता है, किसी के भी आप फेवर में हो सकते हो। तो योगी इज ट्राइंग टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ हिज मैनेजर बाय वर्किंग ओवर टाइम। जो योगी है वो क्या कर रहे हैं, अपने बॉस के गुड बुक्स में होना चाह रहे हैं, और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, ओवर टाइम काम कर रहे हैं। तो जब भी आप गुड बुक्स में होते हो किसी के, मतलब उसके लिए आपके अंदर ना बहुत पॉजिटिव फीलिंग होती है, वो आपको फेवर कर रहा होता है। इन द लॉन्ग रन का मतलब बोलते हैं अंततः, लेटली।
अल्टीमेटली, फाइनली, इन द लॉन्ग रन। यू विल फाइंड इट बेनिफिशियल इन द लॉन्ग रन, तुम इसे पाओगे अंततः बहुत बेनिफिशियल। तो इन द लॉन्ग रन बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि लंबे समय में या अंततः, अल्टीमेटली। चलो आगे मूव करते हैं अपने आज की क्लास में। अब बात करते हैं वर्ड सीरीज में। बात कर रहे हैं, सबसे पहला हमारा वर्ड है वह है सेरेमोनियल। और सेरेमोनियल की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है कि शिष्टाचार युक्त, कन्फरिंग और इन्वॉल्विंग ओनली नॉमिनल अथॉरिटी और पावर। इसको फॉर्मल भी बोलते हैं, इसको सोलेमन बोल सकते हैं, कन्वेंशनल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो ये सारा का सारा जो सेरेमोनियल बोल रहे हैं हम, या सोलेमन बोल रहे हैं, या कन्वेंशनल बोल रहे हैं, ये सारे शब्द अगर आप देखोगे, अगर ये सारे शब्द आप देखोगे तो आपकी डिक्शनरी में हो सकता है ये सारे के सारे शब्द नए हो। मतलब इनकी डिफ़िकल्टी लेवल अगर मैं देखूं तो 6 आउट ऑफ 10 हो गया। मतलब ये बहुत कॉमन बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाले शब्द नहीं हैं। तो जो शब्द ऐसे हैं जो कॉमन बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं होते हैं वो हमारे लिए प्योर नए होते हैं, जिनके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। अब इसको याद करने के तरीके अपन को ढूंढने पड़ेंगे कि हमको सेरेमोनियल ये सब तो याद करना ही करना है, साथ में इनको याद करने का तरीका अपने समय में मैं ऐसे ले लेता था, सोलेमन। अब उसके बाद कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब जो हमेशा से चला हुआ आ रहा है, ठीक है ना। फिर इसकी मीनिंग जो कनेक्ट कर पा रहे हैं फॉर्मल। तो आपको याद होगा कि हम फॉर्मल बोलते हैं औपचारिक, औपचारिक, एक शिष्टाचार युक्त। जैसे मान लो मुझे पहले मतलब जब ये एसए का पेपर होता था मेरे टाइम पे, तो उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आता था, तो औपचारिक और अनौपचारिक लेटर आता था। जैसे मैं अपने भाई को पत्र लिखूंगा तो कैसे भी लिख दूंगा, लेकिन अगर मैं अपने ऑफिस को, बॉस को अगर पत्र लिखूंगा तो बहुत शिष्ट होके पत्र लिखूंगा, बहुत सभ्यता के साथ लिखूंगा। तो जब आप सेरेमोनियल होते हो तो आप शिष्ट होते हो, जब आप सोलेमन होते हो तो आप शिष्ट होते हैं, जब आप कन्वेंशनल होते हो या फॉर्मल होते हैं तो आप शिष्टता के साथ कोई काम करते हो, औपचारिक रूप से कोई काम करते हो। तो आई होप ये चारों शब्द आप कनेक्ट कर पाए होंगे कि सेरेमोनियल होना शिष्टाचार युक्त होना होता है, सोलेमन होना शिष्ट होना होता है, कन्वेंशनल होना है तो एक तरीके से फॉर्मल तरीके का काम होता है। आई होप ये चार के चारों शब्द आप कनेक्ट कर पाए होंगे। इनको याद करने के आपको तरीके और कनेक्ट करने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मैं अपनी इस क्लास में कुछ तरीके बताता हूँ, आप अपने तरीके से भी इन्हें ईजाद कर सकते हैं। प्रोपिटिएट एक शब्द है जिसका मतलब होता है संतुष्ट करना। सेटिस्फाई इसका सिनोनिम्स हो सकता है। प्रोपिटिएट, ठीक है ना। तो प्रो एक अलग से निकाल लो, फिर पी निकाल लो, फिर टी निकाल लो, फिर एट निकाल लो, तो स्पेलिंग याद रह जाएगा, प्रोपिटिएट रह जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। विन और रिगेन द फेवर ऑफ ए गुड स्पिरिट और पर्सन, किसी का, बाय डूइंग समथिंग दैट प्लीजेस देम। तो जब आप किसी को प्रोपिटिएट करते हो इसका मतलब किसी की खुशामद कर रहे होते हो, किसी को खुश करते हो। प्लकेट का मतलब होता है शांत करना, मतलब किसी को समझा के उसको खुश कर लेते हो, उसको शांत कर लेते हो, उसको संतुष्ट कर लेते हो, तभी तो शांत होता है। प्लकेट करने का मतलब होता है शांत करना। मॉलिफाई करना मतलब किसी की खुशामद करना, किसी को समझाना। तो प्रोपिटिएट हो गया आपका, मॉलिफाई करना हो गया, प्लकेट करना होता है शांत करना हो गया एक तरीके से, सेटिस्फाई करना। ये सारे के सारे वर्ड संत। तो मैं अगर बात करूं इसमें क्या है, 3 शब्द नए सीख रहे हो। एक तो प्रोपिटिएट, ये डिफिकल्टी लेवल में 8 आउट ऑफ 10 है। उसी तरीके से अगर मॉलिफाई भी बोले, ये शब्द ये भी कॉमन यूज वाला शब्द नहीं है, 8 आउट ऑफ 10 है। साथ में अगर प्लकेट बोले तो ये भी 7 आउट ऑफ 10 है। बहुत आसानी से, मतलब आपको देखने को नहीं मिलेगा जब आप इंग्लिश रीड करोगे, सब्जेक्ट का अगर रीड करोगे, ठीक है ना, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो इनकी डिफिकल्टी लेवल 8 आउट ऑफ 10 है। लेकिन जब हम बात करें सेटिस्फाई शब्द जो है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि डिफिकल्टी लेवल में 3 आउट ऑफ 10 होगा, क्योंकि लगभग सब जानते हैं। तो ये तीनों आपको अपनी डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा। एक बार आप ऐड कर लोगे, याद कर लोगे, तो क्या होगा, ये डिफिकल्टी लेवल 8 से घट के 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ये शब्द आपको पता है। तो डिफिकल्टी लेवल आपके लिए तो है नहीं, जिनको नहीं पता उसके लिए डिफिकल्टी लेवल है। अब अगर आप किसी को संतुष्ट कर रहे हो, शांत कर रहे हो, तो आप उसे एजिटेट कर सकते हो। जब हम बात करते हैं एजिटेट की, तो इसकी डिफिकल्टी लेवल 2 आउट ऑफ 10 है। मतलब अगर 10 लोगों की बात करें तो 2 लोग पक्का इसको नहीं जानते होंगे और 8 लोग जानते होंगे। और इस वाले केस में 8 लोग नहीं जानते होंगे, 2 ही 1 लोग जानते होंगे। इसका मतलब यही होता है, डेफिनेशन ऐसे डिफाइन की जाती है। किसी को इंसाइट कर रहे हो, किसी को प्रोवोक कर रहे हो, ये 3 के तीनों शब्द जो एंटोनिम है, ये तीनों शब्द हम जानते हैं। तो अगर हम किसी को एजिटेट कर रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, इसका मतलब उसको भड़का रहे हैं। और किसी को प्रोपिटिएट कर रहे हैं, मॉलिफाई कर रहे हैं, प्लकेट कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं।
चलो आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं। कैपिचुलेट करना, कैपिचुलेट करना जो है इसका मतलब होता है हथियार डाल देना। जब आप कैपिचुलेट करते हो तो आप हथियार डाल देते हो, मतलब हार मान लेते हो, ठीक है ना। सीज टू रजिस्ट एन अपोनेंट और एन अनवेलकम डिमांड, ईल्ड करना, सरेंडर करना। जब आप ईल्ड करते हो, आप हथियार डाल देते हो, आप सरेंडर कर देते हो, ठीक है ना। कंसीड करना, कंसीड करने का मतलब है मान लेना। सकम्ब हथियार डाल देना, सीड हथियार डाल देना। तो यहां पे देखो कैपिचुलेट एक अच्छा शब्द है जो आपको याद करना पड़ेगा। कॉन्सीड इसके पहले भी डिस्कस किया है। सकम्ब करना मतलब हथियार डालना, और सीड ये शब्द आपको याद करना पड़ेगा। सरेंडर करना है तो आपको ऑलरेडी याद है, ईल्ड करना मतलब सरेंडर करना, तो ये सारी चीज आपको याद करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हथियार डाल रहे हो, तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, कनकर हो सकता है, डिफेंड हो सकता है। नहीं हथियार डाल रहे हो, डिफेंड कर रहे हो। तो अच्छे शब्द की बात करें तो कैपिचुलेट एक अच्छा शब्द हो गया जो आपको याद करना पड़ेगा। साथ में सकम्ब हो गया, सीड हो गया और कंसीड हो गया। अब सीड याद कर सकते हो तो कंसीड ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, फिर सकम्ब भी याद कर लो यहां से। इनका मतलब होता है हथियार डालना। इसके बाद अगर अगला देखें, स्ट्रेंज्ड करने का मतलब होता है अलग होना या जुदा करना, ठीक है ना। तो कॉज समवन टू बी नो लॉन्गर ऑन फ्रेंडली टर्म्स विथ समवन, किसी को सेपरेट कर देना। तो एग्जॉटिक, रिमोट, कॉन्ट्ररी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। और एंटोनिम हो सकता है फैमिलियर है, हार्मोनियस है, अप्रोप्रिएट है। फैमिलियर मतलब किसी के जानने में, और यहाँ पे सेपरेशन की बात कर रहे हैं, अलग और जुदा की बात कर रहे हैं। कोई चीज़ स्ट्रेंज्ड है इसका मतलब है कोई चीज़ सेपरेटेड है, तो आप सेपरेटेड इसको याद रखो, ठीक है। एग्जॉटिक, रिमोट और कॉन्ट्ररी इसके सिनोनिम्स तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके सिनोनिम में सिर्फ आप सेपरेटेड याद रखो, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूज होगा। कॉन्ट्ररी का मतलब अपोजिट होता है, कॉन्ट्ररी का मतलब अपोजिट होता है, और अपोजिट का मतलब अलग अलग हो गया, यही ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं। इरोनियसली लिखा है, मतलब एरर एक शब्द है, एरर से ही बना हुआ है, एरोनियसली, तो इसका मतलब होता है गलती से। तो इनएप्रोप्रिएटली आप इसे बोल सकते हैं, इनप्रूडेंटली बोल सकते हो, ना जानबूझ के। करेक्ट और परफेक्टली इसका क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है। ये एरर से बना हुआ शब्द है, गलती से। अगला है रेस्टिव, अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव स्पेशली बिकॉज ऑफ बोर्डरम और डिससेटिस्फैक्शन, या रेस्टलेस बोल सकते हो। देखो ये दो शब्द है जो आप समझना, मेरे को अपने समय याद करते वक्त बहुत मतलब वैसे समझ में आया था यार कि मैं दोनों को लॉजिक फिट नहीं बैठा रहा था। एक शब्द आया था रेस्टलेस, तो मेरे को समझ में आया रेस्ट से रहित। कैसे पढ़ सकते हैं इससे, रेस्टलेस का मतलब रेस्ट से रहित। तो इसकी मीनिंग तो मेरे को समझ में आ गई थी कि मेरे को बेचैनी है। क्या है, मेरे को बेचैनी है, मैं बहुत बोर हो रहा हूं, मेरा मन शांत नहीं हो रहा है, मेरे को ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन जब मैं रेस्टलेस वर्सेस रेस्टिव जा रहा था तो मेरे को ये समझ में आया रेस्टिव मतलब रेस्ट करने के लायक, रेस्ट करने के लायक, या मैं रेस्ट कर रहा हूं, इस तरीके की फीलिंग आई। लेकिन नहीं, ध्यान रखना, रेस्टलेस और रेस्टिव दोनों सिनोनिम्स है। दोनों की मीनिंग क्या है कि आप बोर हो रहे हो और बेचैन हो। रेस्टिव का मतलब है कि आप रेस्ट नहीं कर पा रहे हो, और जब जब इसको याद करोगे तब तक कंफ्यूजन होगा कि रेस्टिव का मतलब बेचैन होता है। तो आप इसको डायरेक्टली हिंदी में याद करो, इसको इंग्लिश में मत याद करो। जब इसको हिंदी में याद करोगे तो ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। समझ में आई बात, इसको आप हिंदी में याद करो। और हिंदी में क्या याद करोगे, इसका मतलब है बेचैन। रेस्टिव का मतलब क्या होता है, बेचैन होता है। रेस्टिव का मतलब रेस्ट के बगैर होता है, और रेस्टलेस इसकी मीनिंग है। रेस्टिव का मतलब रेस्टलेस, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें कि अगर आप रेस्टलेस हो, इसका मतलब आप एजिटेटेड हो, आप अनरूली हो, रूल के अंदर नहीं हो, अनरूली हो मतलब उग्र हो रहे हो, तो रेस्ट नहीं है। ऑब्स्टिनेटेड हो, क्या हो, आप ऑब्स्टिनेटेड हो, ऑब्स्टिनेटेड हो मतलब बेचैन हो। इन सब बेचैनी के बाद अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो हम ओबीडियंट हो सकते हैं, काम हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। समझ में आए? तो ये बहुत सीखने लायक था। रेस्टिव, रेस्टिव का मतलब रेस्टलेस, मतलब हम बेचैन हैं, और बेचैन होने का मतलब हम ऑब्स्टिनेटेड है। ये अच्छा शब्द है, आपको याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट शब्द है। ऑब्स्टिनेटेड है, अनरूली, एजिटेटेड है। ये एजिटेट होना याद रहता है, अनरूली होना याद रहता है, पर ऑब्स्टिनेटेड ये नया शब्द है, तो आपको याद रखना है कि ऑब्स्टिनेटेड का मतलब बेचैन, जो इसका सिनोनिम्स है।
अगला है एक नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़, या हिंदी में हम घुमंतु बोल सकते हैं, वैग्रांट बोल सकते हैं, घूमने वाला। नोमैडिक घुमक्कड़। तो लिविंग द लाइफ ऑफ ए नोमैड, ए मेंबर ऑफ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु लिव्स इन डिफरेंट लोकेशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वंडरिंग, भटकने वाला। नोमैडिक वो लोग होते हैं जो होता क्या है कि जैसे घूमते टहलते रहते हैं, यहाँ से चले कहीं पे अपना कैंप लगाएं, कैंप लगा के कुछ दिन यहाँ पे ठहरे, यहीं पे खाना पीना बनाए, अपनी आजीविका इन्होंने सीखी। उसके बाद यहाँ से फिर वो दूसरी जगह चले गए, फिर इन्होंने कैंप लगाई, फिर यहाँ से तीसरी जगह चले गए। तो ये एक तरीके का अलग ही प्रजाति होती है जिनको हम नोमैड बोलते हैं, घुमक्कड़ बोलते हैं, घुमंतु प्रजाति बोलते हैं। वो एक प्लेस दूसरी प्लेस हमेशा बदलते रहते हैं। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो वंडरिंग, भटकने वाला बोल सकते हैं इनको। इटिनरेंट बोल सकते हैं, जो घूम घूम रहते हैं। माइग्रेंट बोल सकते हैं, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस आते हैं रहने के लिए। समझ में आया? तो नोमैड का आपका इटिनरेंट और माइग्रेंट और वंडरिंग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जबकि इनके अपोजिट की बात करें तो सेटल्ड इनका अपोजिट हो सकता है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ मैं कानपुर का नेटिव बंदा हूँ, ठीक है, मतलब मैं कानपुर में ही सेटल्ड हूँ। इसका मतलब ये है ना, जहाँ से पैदा हुआ हूँ मेरा पूरा वहीं दिखाई दे रहा है कि मैं वहाँ पे सेटल्ड हूँ। तो नेटिव और सेटल्ड इसके क्या हो सकते हैं? इसके अपोजिट हो सकते हैं। नोमैड बहुत अच्छा शब्द है जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। आप जब किसी को स्टेटमेंट जारी करते हो और वो थोड़ा रस में जारी करते हो, नहीं तो कोई काम करना है तो करना है, मैं बोल रहा हूँ करना है तो करना है, तो सुन नहीं रहा है मेरी बात, तुझे करना है तो करना है, तो ये एक तरीके का डेरोगेटरी रिमार्क हो गया, अपमानजनक रिमार्क हो गया। तो अगर मैं इसके सिनोनिम्स की बात करूँ तो डिफेमेटरी बोल सकते हैं, सार्कास्टिक बोल सकते हैं, स्लैंडरस बोल सकते हैं, किसी को स्लैंडर कर रहे हो मतलब डांट डपकार रहे हो, ठीक है। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं, अप्रिसिएटिव बोल सकते हैं, फेवरेबल बोल सकते हैं, जो उसको समझ में आए। अच्छा शब्द है डेरोगेटरी, ठीक है। तो सार्कास्टिक शब्द है, सार्कास्ट करना, सार्काज्म का मतलब होता है मजाक करना, कुछ वैसे छोड़ना नहीं, पीछे से फुहारा छोड़ देना जो किसी को बुरा लगे, कोंचना पीछे से, तो सार्कास्टिक उसी से बना हुआ है। अगला शब्द है प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लीजेंट। तो प्रीमोनिशन का मतलब होता है कि आपको ये पता होने वाला है कि भाई कुछ अनप्लीजेंट होने वाला है, तो आप चेतावनी देते हो। तो फोर वार्निंग इसका बोल सकते हैं, पहले से वार्न करना। सिनोनिम्स इसका बोल सकते हो ओमेन होना या फॉरबोर्डिंग होना। ओमेन होना, ओमेन का मतलब होता है चेतावनी, फॉरबोर्डिंग का मतलब होता है चेतावनी। एंटोनिम्स का मतलब होता है परसिएसिव या अब्सेंस, इसके एंटोनिम्स में ले सकते हैं। तो प्रीमोनिशन अच्छा शब्द है, याद रखिएगा, चेतावनी। और फॉरबोर्डिंग और फॉर वार्निंग और परसिएसिव इसके एंटोनिम्स में आ जाएगा, ये इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा। इल्यूड का मतलब क्या होता है? इल्यूड का मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना, ठीक है ना। एस्केप फ्रॉम और अवॉइड, कोई डेंजर हो, एनिमी हो और परस्यूअर हो, टिपिकली इनके स्किलफुल और कनिंग वे। तो जब आप इल्यूड करते हो ना, तो आप चालाकी से भागते हो, सिर्फ भागते नहीं हो, आप चालाकी से भागते हो। तो डॉज कर देते हो किसी को, बैफल कर देते हो, या फ्ली जनरल शब्द हो गया जो उसके सिनोनिम्स में ले सकते हैं। तो जब किसी को डॉज करते हो या बैफल करते हो या इल्यूड करते हो, तो समझदारी से बच के निकलते हो किसी को। चलो आगे चलते हैं। इनकरेज करना इसका एंटोनिम होता है अबेट, इसकी एंटोनिम में ले सकते हैं। सिनोनिम्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि एंटोनिम पे ज़्यादा फोकस करोगे तो चीज़ें उतनी बात बनती नहीं है। अब फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। 4-5 फ्रेजल वर्ब करते हैं आज के। और ब्रेक आज का फ्रेजल वर्ब है, जिसमें ब्रेक फोर्थ, ब्रेक इन ऑन, ब्रेक इन टू, ब्रेक ऑफ और ब्रेक आउट, ये 5 फ्रेजल वर्ब है जो ब्रेक से रिलेटेड है, जिसको अपने को पढ़ना है। देखो ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना, यही होता है ना, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो ब्रेक फोर्थ का मतलब क्या होता है? ब्रेक फोर्थ का मतलब होता है कि अचानक, अचानक से क्या होता है? उजागर होना, टू कम टू व्यू, टू अपीयर सडनली, मतलब अचानक से लाइमलाइट में आना। जब आप ब्रेक फोर्थ होते हो तो अचानक से लाइमलाइट में आते हो, अचानक से सामने आते हो। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेक फोर्थ का मतलब अचानक से सामने आना, अचानक से अपीयर हो जाना या सामने आना, सामने आना। सेंटेंस में इस्तेमाल देखिएगा, क्योस माइट ब्रेक फोर्थ इफ द पुलिस फेल टू कंट्रोल द सिचुएशन। अगर पुलिस सिचुएशन कंट्रोल करने में फेल अगर हुई तो क्योस, क्योस मतलब उथल पुथल, उथल पुथल माइट ब्रेक फोर्थ, मतलब उसकी संभावना है कि वो ब्रेक फोर्थ कर जाएगी, मतलब वो अपीयर हो जाएगी, दिखने लगेगी अचानक से, अगर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई सिचुएशन को। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेक फोर्थ का मतलब क्या है? अचानक से सामने आना। ब्रेक फोर्थ मतलब अचानक से सामने आना।
इसके बाद ब्रेक इन ऑन का डिस्कशन करते हैं। ब्रेक इन ऑन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इन ऑन करते हो तो आप खलल डालते हो, किसी के काम में खलल डालते हो। टू इंटरप्ट ए कन्वर्सेशन और डिस्कशन, या फिर टू इंट्रूड। टू इंट्रूड का मतलब होता है बीच में घुसना है। इंट्रूडर एक शब्द आता है जिसका मतलब होता है घुसपैठिया। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया। टू इंट्रूड का मतलब होता है घुसपैठ करना। अब मान लो दो आदमी बात कर रहे हैं, दो आदमियों के बीच में अगर आप ब्रेक इन ऑन कर देते हो, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बात कर रही है और तीसरा बंदा अगर ब्रेक इन ऑन कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? घुसपैठ कर रहा है, मतलब दो बीच के बीच में अड़ंगा डाल रहा है, जबरदस्ती आ गया। द कन्वर्सेशन बिटवीन शिवा एंड सोना, शिवा एंड सोना मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, द कन्वर्सेशन उनके बीच में चल रहा है, वॉज गोइंग ऑन व्हेन राहुल ब्रोक इन ऑन इट। और राहुल आके क्या किया? उसने खलल डाल दिए। बाद में गुस्सा तो दोनों को आ रहा होगा, शिवा और सोना को भी। मधुर मधुर बातें करने में लगे होंगे, पता चला कि एक उसका दोस्त राहुल आ गया, सुन 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 भाई यार एक बात हो गई, मतलब उसने क्या किया? ब्रेक इन ऑन कर दिया। तो इस सेंस में ब्रेक इन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है जब आप दो लोगों का कन्वर्सेशन चल रहा है और आप बीच में घुसपैठ कर देते हो, बीच में आप घुस जाते हो, बीच में आप बोल देते हो टक्क से, तो ब्रेक इन ऑन करते हो। तो ब्रेक फोर्थ का मतलब अचानक से सामने आ जाना, ब्रेक इन ऑन का मतलब हो गया खलल डालना। इसी तरीके से ब्रेक इनटू आता है। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घर में प्रवेश करना। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, ये वो है जो हम हमेशा से पढ़ते हुए आते हैं। जब हम किसी के घर में ब्रेक इनटू करते हैं मतलब जबरदस्ती घुस जाते हैं। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब अगला है ब्रेक ऑफ और ब्रेक आउट। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है सहसा रुक जाना, टू स्टॉप सडनली टू एंड ए रिलेशनशिप। ब्रेक ऑफ इस्तेमाल करते हैं ना। ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज लेक्चर स्टडी, वो अचानक से रुक गया जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहा था कल को। तो टू स्टॉप सडनली हो गया। यहां पे ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया टू सहसा रुक गया, मतलब बोलते 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 एकदम चुप रह गया, तो वहां पे क्या हुआ? ब्रेक ऑफ हो गया। समझ में आई? टू एंड ए रिलेशनशिप, ब्रेक ऑफ जब आप करते हो तो आपने ब्रेकअप भी सुना कि हमने ब्रेकअप कर लिया, तो रिलेशन एंड वहां पे भी होता है, ठीक है ना। ब्रेक ऑफ भी इस्तेमाल किया जाता है रिलेशनशिप एंड करने के लिए। ब्रेकआउट, टू स्टार्ट सडनली, डिजीज वॉर etc। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, और क्या फैलना? अचानक फैलना। वो डिजीज हो सकता है, वॉर हो सकता है, कुछ भी होता है, वो ब्रेकआउट होता है। डेंगू हैज ब्रोकन आउट इन दिल्ली, जो डेंगू है अचानक से दिल्ली में फैल गया है। तो 5 हमारे ब्रेक से आज फ्रेजल वो हो गए। सबसे पहला ब्रेक फोर्थ है, अचानक से अपीयर होने के लिए आता है। दूसरा है ब्रेक इन ऑन होना, इसका मतलब होता है किसी के कन्वर्सेशन के बीच में खलल डालना। तीसरा है ब्रेक इनटू का मतलब होता है मतलब जबरदस्ती किसी के घर में जगह में प्रवेश कर जाना। और तीसरा है ब्रेक ऑफ का मतलब होता है अचानक से रुक जाना, किसी रिलेशनशिप का खत्म हो जाना। और ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, अचानक से सडनली। तो आई होप आज का ये फ्रेजल वर्ब्स आपको याद हो गया होगा। इसके बाद अगर हम फिक्स प्रीपोजिशन की बात करें तो एडवांस फॉर और एडवांस बाई, मतलब एडवांस अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेता है, एक लेता है फॉर, एक लेता है बाई। जब हम एडवांस फॉर करते हैं इसका मतलब है कि हम मैच्योर होते हैं। एक बंदा अगर 10 साल की उम्र में 15 साल का डिस्कशन करने लगे तो वो क्या होगा? वो एडवांस फॉर होगा, मैच्योर होगा। जब हम एडवांस बाई करते हैं तो हम प्रीपोन करते हैं, प्रीपोन बाई। जरा स्टेटमेंट देखिएगा, ही इज एडवांस फॉर हिज ईयर्स। इसका मतलब यह है कि वो जिस उम्र का है उस उम्र से एडवांस फॉर हो गया है, उससे ज़्यादा मैच्योर हो गया है। एडवांस बाई का मतलब है प्रीपोन बाई। द विजिट ऑफ वीरू हैज़ बीन एडवांस्ड बाई डेज, जो वीरू का विजिट है वो एडवांस बाई कर दिया, प्रीपोन कर दिया गया है, वो प्रीपोन कर दिया गया और पहले कर दिया गया। पोस्टपोन का मतलब है लेट करना, प्रीपोन का मतलब है पहले करना, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है एडवांस बाई। तो एडवांस फॉर का मतलब मैच्योर होना, एडवांस बाई का मतलब प्रीपोन बाई, प्रीपोन करना। इसी तरीके से एबाइड बाई है। एबाइड बाई का मतलब होता है कंप्लाई विथ। ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों फ्रेज इस्तेमाल होता है, एडवांस बाई या कंप्लाई विथ, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी भी रूल्स के साथ स्टिक रहना, रिजिड रहना। टू स्टिक विथ भी इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, टू स्टिक विथ। तो यू शुड अबाइड बाई द रूल्स लेट डाउन बाई द कमिटी, मतलब आपको अबाइड बाई करना चाहिए, लगे रहना चाहिए रूल्स को मानना। रूल्स के मानने के लिए इस्तेमाल होता है कंप्लाई विथ, अबाइड बाई या टू स्टिक विथ। तो यू शुड अबाइड बाई द रूल्स लेट डाउन बाई द कमिटी। आपको जो है जो कमेटी ने रूल लेट डाउन किया है, जो लिखा हुआ है, जो बताया हुआ है, उसके साथ आपको क्या करना चाहिए? उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। और लेट डाउन का मतलब है राइट डाउन करना। फिर उसके बाद एक्यूज शब्द आता है। एक्यूज अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है और एक्विट अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है।
जब आप किसी को एक्यूज करते हो तो आप दोषारोपण करते हो, उस पर चार्ज लगाते हो, चार्ज विथ करते हो। तो चार्ज विथ का भी मतलब जो होता है उसका मतलब होता है दोषारोपण करना एक क्राइम को लेके। एक्विट ऑफ का मतलब होता है आपको छोड़ दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। जब छोड़ा बरी जाएगा तो क्राइम या फॉल्ट से ही तो छोड़ा या बरी किया जाएगा। तो ही वॉज एक्विटेड ऑफ द क्राइम, ही वॉज एक्विटेड ऑफ द क्राइम। अगर मैं लिख दूं ही वॉज एक्विटेड विद द क्राइम तो आपको पढ़ने में तो कुछ गड़बड़ तो नहीं लगेगा। तो ध्यान रखना कि एक्विट अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, विद नहीं लेता है। एक्विटेड टू द क्राइम अगर लिख दें तो गलत हो जाएगा। एक्विट क्या होता है, अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। इसी तरीके से एब्जॉल्व, आपने एक शब्द पढ़ा था इसके पहले, आई थिंक आपको याद नहीं होगा, एब्जॉल्व भी अपने साथ ऑफ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्यूज अपने साथ ऑफ लेता है, एक्यूड अपने साथ ऑफ लेता है, एबाइड अपने साथ बाई लेता है। इसकी मीनिंग निकल के आती है कि कंप्लाई विथ होता है या टू स्टिक विथ होता है। एडवांस अपने साथ फॉर लेता है, इसका मतलब होता है मैच्योर होना। एडवांस अपने साथ बाई लेता है तो इसका मतलब है प्रीपोन करना, किसी काम को पहले करना। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है पर डेली बेसिस पे आप इसे पढ़ते रहोगे, अगर आप रिवाइज करते रहोगे, सेंटेंसेस को पढ़ के समझते रहोगे तब जाके याद होगा। डिफिकल्ट है, मानो आप इस बात को, डिफिकल्ट तो है, मतलब तैयारी इतनी आसान नहीं है। प्री प्लस मेंस मिला के एसएससी सीजीएल में आप देखोगे सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का ही है, जिसमें आपका 3 पिलर होता है। एक होता है वोकैब, एक होता है कॉम्प्रिहेंशन, एक होता है ग्रामर। अगर वोकैब पे आपकी अच्छी पकड़ है, ग्रामर पे अच्छी पकड़ है तो कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करके अच्छी हो जाती है, क्योंकि इन्हीं से मिलके सब पैसेज, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल सब बनते हैं। तो एक बार अगर आपके शब्दों का कलेक्शन ज़्यादा अच्छा है तो फिर कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन बहुत आसान हो जाता है आपकी तैयारी में। चलो आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें यूजफुल वर्ड्स फॉर क्लोज टेस्ट, जिसको होम फोन्स बोलते हैं। देखो आपने अपोजिट तो सुना होगा, अपोजिट का मतलब विलोम होता है, एक अपोजिट भी होता है। अब दोनों की स्पेलिंग में जरा ध्यान से देखो क्या ही फर्क है। POSIT है, POSIT है, यहाँ पे O है, यहाँ पे ये है। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब होता है विपरीत, ठीक है ना, कॉन्ट्रेरी। और ये अपोजिट का मतलब कॉन्ट्रेरी नहीं, सुटेबल होता है। ये दोनों एक दूसरे के ही एंटोनिम है। अगर अपोजिट का मैं एंटोनिम पूछूं तो आप अपोजिट बोल सकते हो। अपोजिट का मतलब विपरीत, जो उचित ना हो, और अपोजिट का मतलब उचित होता है, ये सुटेबल होता है। हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली अपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन, उसका जो रिमार्क है वो सुटेबल है प्रेजेंट डिस्कशन के। आंसर्स आर गिवन ऑन द अपोजिट पेज, जो आंसर्स है वो दूसरे पेज पे है, विपरीत पेज पे दिया हुआ है। एक और है जो आज के दिन है, जो आपके एग्जाम में बहुत आता है, एक आता है अफेक्ट, एक आता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना। EFFECT इसका मतलब होता है प्रभाव। अब एक बात ध्यान रखना कि ये आपको वर्ब वाले चैप्टर में ग्रामर में भी मैं पढ़ाता हूँ, ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। जब भी सेंटेंस के अंदर आपको नाउन के प्लेस पे रखना हो तो आप इफेक्ट रखोगे, जब वर्ब के प्लेस पे रखना हो तब आप अफेक्ट रखोगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आई थिंक कि आज की क्लास में अपन ने ठीक ठाक शब्द पढ़ रखे हैं। और ध्यान रखिएगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 सबके जो है आपको क्लासेस करनी है और सबके वो क्या आपको कंटिन्यूस रिवाइज करते रहना है। और अगर आप चाहते हो 9000 जो है वर्ड्स में पढ़ा रहा हूँ, उसका रिसोर्स आपको चाहिए कि मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अपनी बुक 90 डेज वोकैब प्लानर से पढ़ा रहा हूँ। ये मैं अपनी बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, 90 डेज वोकैब प्लानर, बड़ी मेहनत करके बनाई है। और ये सारा का सारा PYV है, प्रीवियस ईयर वोकैब। ये आपका 100% जो है वोकैब कवर कर लेगा, इससे बाहर से आपके कुछ नहीं आएगा। अगर 2-4 शब्द आते भी हैं तो वो किसी किताब में भी नहीं मिलेंगे। ये बहुत अच्छे से कंपाइल किया है किताब को मैंने, जिससे आपको पढ़ने में, समझने में, रिवाइज करने में बहुत मदद मिले। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो माई पाठशाला ऐप से। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इस बुक को ऑर्डर करोगे तो नीचे हर डे 1, डे 2, डे 3 पे क्विजेस बना के QR कोड चिपकाए गए हैं। तो रिवीजन के लिए सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कि आप QR कोड का इस्तेमाल करो। जब आप QR कोड का इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको और मज़ा आने लगेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में वापस डे 06 के साथ आऊँगा और मैं उम्मीद करूँगा जब मैं डे 06 के साथ आऊँ तो डे 05 तक आप सारे के सारे वोकैब अच्छे से प्रिपेयर करके रखो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 90 डेज वोकैब प्लानर जो है आपका पूरा का पूरा जो है मैं पढ़ाऊँगा। ये 9000 वर्ड्स मैं 90 क्लासेस में आपको पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा, ताकि आप मेरी क्लासेस के थ्रू देख कर, वीडियो को समझ कर फिर इन वोकैब्स को अच्छे से याद कर सको। तो आज की क्लास में इतना ही, और इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू रहना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि वो इसका फ़ायदा